नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी, उनको शुरू से जब से वो राजनीति में आए हैं, 2013 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो सीधे बनारस पहुंच गए। सर जी खुद को नरेंद्र मोदी से कम नहीं समझते। सर जी को लगता है जब मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये बात मैं हवा हवाई नहीं कह रही हूं। और अब कैसे 2015 के चुनाव में, जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, तब अरविंद केजरीवाल खुद को नरेंद्र मोदी के तर्ज पर आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की किस तरह से पूरी कॉपी कर रहे हैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको याद है 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस में चुनाव लड़ने गए थे? अगर आपको याद है, उस वक्त की कोई घटना याद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि सर जी वहां चुनाव लड़ने गए, लेकिन उसके बाद स्थिति यह कि जमानत तक जब्त हो गई थी सर जी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार राजनीति में आने के बाद, सोचिए, नरेंद्र मोदी 3 टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लंबे समय से राजनीति में थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, पूरा देश दुनिया घूम चुके थे, उनको राजनीति की समझ थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2013 में जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, उससे पहले वो एक एनजीओ चलाते थे, वो आईआरएस ऑफिसर थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। लेकिन उन्होंने जब पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सर जी सीधे नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ने पहुंच गए। उनको लगा मोदी जी से मैं कम हूं क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं बनारस से, तो मैं उनको हरा सकता हूं। इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में अरविंद केजरीवाल कहां पहुंच गए थे? बनारस। और अब 2025 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल हूबहू वही चीजें कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी में होती हैं। आपने देखा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो अरविंद केजरीवाल जो जेल चले गए, इतने समय तक जेल रहे, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल चला गया। उससे पहले का, कुछ ही दिन पहले का उदाहरण था झारखंड का, जब हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए। और इतना कहा गया कि ऐसा कभी नहीं हुआ है देश में कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हो, वो जेल चला जाए और इस्तीफा ना दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से सबने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, कोई नैतिकता भी तो चीज होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ना जी ना, मैं तो इस्तीफा नहीं देता, ना जी ना। क्या संविधान में लिखा है क्या इस्तीफा देना? तो सर, संविधान में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि संविधान निर्माताओं को उम्मीद ही नहीं थी कि इस देश की राजनीति में कोई इतना बेशर्म व्यक्ति आएगा, इस देश की राजनीति में कोई इतना निर्लज्ज व्यक्ति आएगा, इस देश की राजनीति में कोई इतना विवेकहीन व्यक्ति आएगा, कोई इतना शातिर व्यक्ति आएगा, कोई इतना श्रूड व्यक्ति आएगा जो जेल जाने के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। इसीलिए यह बात लिखा नहीं गया, और लिखी नहीं गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका खूब फायदा उठाया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जेल से जब वो जमानत में बाहर आ गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। आप ये तरीका देखिए बीजेपी का। उत्तराखंड का जब पिछला चुनाव था उससे पहले, या गुजरात में जब भी ऐसे हालात हुए, या कर्नाटक में, बीजेपी कुछ समय पहले अपने मुख्यमंत्रियों से उन्हें, या अभी हाल का ही उदाहरण है हरियाणा का, आप देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 महीने का ही वक्त बचा था। तो बीजेपी ये करती रहती, उसको लगता है कि अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसी मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने से चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो उसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है। सर्दी ने दिल्ली में यही चाल चली। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यह अश्योर किया कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो अरविंद केजरीवाल कहें दिन तो दिन, रात तो रात। क्योंकि सत्ता ना सबको करेक्ट कर देती है। ज्यादातर लोगों को जब किसी के पास कुर्सी आती है ना, तो कुर्सी की ताकत ही ऐसी होती है। आप जीतन राम मांझी का उदाहरण देखिए। जीतन राम मांझी को
मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, उसके बाद क्या हुआ? या आप चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद क्या हुआ? इसीलिए ज्यादातर नेता, लालू प्रसाद यादव ने जब इस्तीफा दिया था तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कोई बगावत हो और उनके मुख्यमंत्री के पद पर कोई खतरा आए। लेकिन सरजी क्या करते? सरजी ने भाभी जी को, सुनीता केजरीवाल को खूब आगे किया। उन्होंने हरियाणा चुनाव में प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार किया, लेकिन अब मजबूरी क्या थी? सुनीता केजरीवाल राजनीति में है नहीं, उनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि वो पार्टी की, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी। तो अब किस हवाले से उनको मुख्यमंत्री बना देते? हालांकि सरजी की पूरी कोशिश थी, क्योंकि जितने संदेश पढ़ने होते थे सरजी के जेल जाने के बाद, जेल से मिलके आने के बाद सुनीता केजरीवाल वो संदेश पढ़ती थी, वो उसी चेयर पे बैठती थी जिसपे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। मतलब लोग पूछने लगे थे कि किस अधिकार से, भाई इनको क्या, इनके पास पद है, ये सरकार तो छोड़ दीजिए, तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बेशर्माई, ये सब कुछ नैतिकता को ताक पर रखकर ये सब कुछ चल रहा था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में। लेकिन सरजी जानते थे कि अब जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? इसकी वजह थी, उनको लगा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी इमेज बिल्डिंग की जो कवायद है वो बेकार हो जाएगी। उनको दिखाना था कि उनको पद का लालच नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा पद के लालच की वजह से ही दिया, क्योंकि इमेज बिल्डिंग करनी है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ताकि वो ये कह सके कि देखिए जी मैंने तो इस्तीफा दे दिया था, अब मैं आपके पास चुनाव में आया हूं, अब आप मुझे जिता दीजिए। और उनके लिए जरूरी हो गया था, एक उन पर टैग लगा था कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। तो सरजी ने सोचा 2-3 महीने चुनाव में बचे हैं, चलो कुर्सी छोड़ देता हूं 3-4 महीने के लिए, बिना मुख्यमंत्री पद का रह लूंगा। फिर उनको शीश महल भी छोड़ना पड़ा, जो सरजी के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी था। लेकिन अब सरजी क्या कर रहे हैं? बीजेपी की तर्ज पर चल रहे हैं। मैं क्यों कह रही हूं? आपने देखा होगा बीजेपी अक्सर करती है, जहां पर वो देखती है कि ज्यादातर लोग जो नहीं लड़ पाएंगे या जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनके टिकट काट देती है। तो ये तय मानिए आप कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार जब चुनाव के टिकट बांटेगी तो वो ज्यादातर नए लोगों को टिकट देगी, और जिसको टिकट मिलेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, वो जो कार्यकर्ता हैं वो उसके लिए ही काम करेगा। दिल्ली चुनाव में मंडल प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उम्मीदवार को लेकर कोई सवाल जवाब हो। लिहाजा पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने ताकीद कर दी है मंडल प्रभारियों को, कहा है कि बड़ी सोच समझ के टिकट हम देंगे लोगों को, जिसको भी टिकट दें उसकी तरफ नहीं देखना है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। जिस तरह से बीजेपी 2014-2019 में चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी के नाम पर, तब कहा जा रहा था कि किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए लेकिन मोदी के नाम पर वो जीत जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल वही चीज कह रहे हैं, सिर्फ मेरी तरफ देखना है, जो भी टिकट देंगे, जिसको भी टिकट देंगे सोच समझ कर देंगे। आपकी जो यानी कार्यकर्ताओं की, मंडल प्रभारियों की जो लॉयल्टी है वो एमएलए के प्रति नहीं होनी चाहिए, वो काउंसलर के प्रति नहीं होने चाहिए। जिससे टिकट मिलता है उसे प्रचार करने के लिए आपको उतरना होगा, उसके लिए प्रचार करने के लिए, यानी आपकी लॉयल्टी सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो नेता, कार्यकर्ता को इस मामले में कोई लोकतांत्रिक लिबर्टी नहीं मिलेगी। जिसे बोल दिया गया कि हाँ इसे टिकट दिया है तो आपको उसके लिए प्रचार करना है, ये सोच के कि आपको एमएलए की तरफ नहीं देखना, आपको काउंसलर की तरफ नहीं देखना, आपको प्रत्याशी की तरफ नहीं देखना, आपको सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ देखना है। 2014-19 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में उन्होंने क्या कहा था? आप मेरी तरफ देखिए, मैं बदलाव लाऊंगा और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताइए। इसी तर्ज पर अब अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को कहना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहते हैं कि भाई आप विधायकों को मत देखिए, आप उम्मीदवारों को मत देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके विधायकों ने जितनी चोरी की है, जिस तरह का काम किया है, जिस तरह उनकी पिटाई हो रही। अब देखिए जब ये लोग जाते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि आप शारीरिक हिंसा किसी के साथ करें। एक महिला ने विधायक को पीट दिया था, पीट दिया महिला ने, भाई कि आप क्यों आए हैं, आप हालत देखिए क्या है हमारे घर के आसपास की।
बिजली आती नहीं, सड़कों की हालत इतनी खराब, पीट दिया था महिला ने। तो यह स्थिति है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि सभी 70 सीटों पर केजरीवाल है, आपको केजरीवाल बनना पड़ेगा, यानी खुद को केजरीवाल समझ के लोगों के बीच जाइए, लोगों से कहिए वोट दें, उस व्यक्ति के लिए प्रचार करिए, उस उम्मीदवार के लिए प्रचार करिए। साथ ही बूथ मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करेंगे इस बार अरविंद केजरीवाल। 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने जब जीता था तो कार्यकर्ता जो थे आम आदमी पार्टी के, भारी संख्या में उस वक्त थे, उन्होंने लोगों को बूथ तक पहुंचाया था। सबसे बड़ी जो कह लीजिए एक जीत थी वो यही थी कि बूथ तक कार्यकर्ताओं ने लोगों को पहुंचाया था। और अरविंद केजरीवाल इस बार बूथ जीतने की बात कह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी कहती है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि बूथ जीत लेने का मतलब चुनाव जीतना है। अमित शाह की अगर आपको बात याद होगी तो अमित शाह यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपना बूथ जीतिए, चुनाव हम जीत जाएंगे। वो मीटिंग में जाते हैं, कहा जाता है, जैसे उनसे किसी नेता ने उन्होंने पूछा कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव जीत जाएंगे, हम ये जीत जाएंगे। तो कहते हैं आप चुनाव मत जीतिए, आप ये मत जीतिए, आप अपना बूथ जीतिए। भाई बूथ में जो बूथ कार्यकर्ता वो क्या कर रहे हैं, बूथ जीतिए, चुनाव हम जीत जाएंगे। वही बात इस बार अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। मंडल प्रभारी, जिस तरह से आप सुनते हैं बीजेपी में पन्ना प्रमुख होते हैं, पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी दी जाती है एक पन्ने में जितने लोग होते हैं उनको बूथ तक लाने की, उनको वोट कराने की। तो मंडल प्रभारी के जिम्मे 5 बूथ होंगे। हर मंडल प्रभारी के जिम्मे, हर बूथ में कम से कम 200 परिवार हैं, यानी हर मंडल प्रभारी के जिम्मे 1000 परिवार की जिम्मेदारी है। मतलब 1000 परिवार, मतलब अगर आप एक परिवार में 5 लोग रखें तो तकरीबन 5000 वोट, या अगर आप 4 लोग रखें तो तकरीबन 4000 वोट। जैसे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों से घर घर जाकर मिलने की बात कर रहे थे, वही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी जीत की वजह यही थी। चाहे पंजाब में घर घर जाकर लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों से जुड़ना, ये 2013 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बहुत किया, लेकिन फिर हुआ ना, इनको लगा 2020 में कि वाह अब तो हमारे नाम पे, फ्री के नाम पे वोट मिल जाएंगे, इसलिए हमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं जाएं, और ज्यादातर जो विधायक है उनके टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भयानक है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि मैंने इसीलिए अपने पद से इस्तीफा दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो मेरे खिलाफ है वो थोड़ी सेटल डाउन हो जाए, लोगों को हमदर्दी हो, सिंपैथी हो, मैं जाके लोगों के पास रो पाऊं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। हालांकि 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ये दांव नहीं चल पाया, जब उन्होंने जाके लोगों के बीच कहा कि भाई मुझे तो बीजेपी ने जेल में डाल दिया है, आप मुझे वोट दीजिए ताकि मैं जेल से बाहर आ सकूं। ये उनका दांव हरियाणा में भी नहीं चला, लेकिन यही दांव अब वो दिल्ली में खेलेंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने और भी अपनी बिसातें बिछाई हैं ताकि किसी तरह से वो दिल्ली की जनता को एक बार फिर बेवकूफ बना पाए। फ्री की बात पे तो वो कह ही रहे हैं, हमें एक बार और मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, पानी के बिल माफ हो जाएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए मिलने लगेंगे। ये सब कुछ तब होगा जब आप मुझे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर देते? अभी आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर देते? लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ का झुंझुना अरविंद केजरीवाल को बजाते रहना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अरविंद केजरीवाल की इस रणनीति के चक्कर में इस बार दिल्ली की जनता फंसेगी, या दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल के सच को समझ चुकी है और उसे आईना दिखाएगी 2025 के विधानसभा चुनावों में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल आयन भारत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।